हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने कल क्लास शुरू की थी साइंस की, जो रीट सेकंड लेवल के अंदर जो अपना विषय है साइंस, उसका टॉपिक था पोषण। और यही टॉपिक जो है आरएस के अंदर भी हमने देखा कि आरएस के अंदर भी इस टॉपिक से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमने इस पोषण का सबसे पहला जो पार्ट था जंतु पोषण, उसके ऊपर चर्चा करनी शुरू की थी। और जंतु पोषण के ऊपर हमने पहला टॉपिक जो था पोषण, इसको हमने कंप्लीट किया था। पोषण को हमने क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज अपने इस क्लास में देखने वाले हैं जो एक कोशिकीय और जो बहुकोशिकीय जीव है, इनके अंदर जो पाचन प्रक्रियाएं हैं, इनके ऊपर आज अपने इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो जल्दी से अपने साथियों को इस क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के साथ जोड़ें, ताकि अपने आज का जो पोर्शन है अमीबा और टीडा में जो पाचन प्रक्रियाएं हैं, इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास से महत्वपूर्ण क्लास है आज की, और इस क्लास से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो चलते हैं, पहले एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन की प्रक्रिया देखते हैं। किसमें? अमीबा में पाचन की प्रक्रिया देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्या? एक कोशिकीय जीव। क्या पढ़ रहे हैं? एक कोशिकीय जीव पढ़ रहे हैं। एक कोशिकीय जीव में हमने किसको लिया है? अमीबा को लिया है। कौन सा जीव है? अमीबा है। और अमीबा में पाचन देख रहे हैं। तो अमीबा में जो पाचन प्रक्रिया है वो कौन सी होती है? अंतः कोशिकीय पाचन होता है। कौन सा होता है? अंतः कोशिकीय पाचन होता है। अंतः कोशिकीय पाचन क्या होता है? ऐसे पाचन जो कोशिका के अंदर होते हैं अंतः कोशिकीय पाचन कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव अमीबा में जो पाचन की जो विधि रहती है वो कौन सी विधि होती है? समभोजी पाचन होता है। याद रखना है, इसके ऊपर मोस्ट लगा ले। आरएस के अंदर 99% आने की संभावना है। यहाँ ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्या एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन की विधि का नाम बताइए। तो कौन सी है? समभोजी पाचन होता है। कौन सी विधि होती है? समभोजी पाचन विधि होती है। अमीबा का जो शिकार होता है, अमीबा जो भोजन बनाता है, जिनसे अमीबा वो किन से बनाता है? एक तो एल्गी से अपना भोजन बनाता है, और एक बैक्टीरिया जो होता है ये इसका भोजन होता है। याद रखें, ये रीट के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। रीट के अंदर इनसे संबंधित बातें पूछी जाती है। रीट के अंदर क्या पूछा जाएगा कि अमीबा का जो शिकार है निम्न में से कौन सा है? तो एल्गी या फिर बैक्टीरिया आपको ऑप्शन में दिया होगा, वही क्या होगा हमारा इसका ऑप्शन ए होगा। ओके, तो याद रखना है अमीबा का जो शिकार होता है वो कौन होता है? एल्गी या फिर बैक्टीरिया होता है। एल्गी या फिर क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। आगे आ जाता है, अमीबा में पाचन के प्रमुख जो पद हैं वो कौन कौन से लेते हैं अपनी? तो वही पद है जैसे हमने कल देखा पाचन की बात, उसके अंदर सेम वही चीजें। तो हम पहले इसमें अंतर्ग्रहण की बात करेंगे, फिर पाचन की बात, फिर अवशोषण की, फिर स्वांगीकरण की, और फिर बहिष्करण की बातें करेंगे। हम इन्हीं टॉपिक को, एक एक चीज को इन बिंदुओं के साथ क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अंतर्ग्रहण जो होता है वो किनके द्वारा होता है? फूड कप के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूड कप के द्वारा होता है। जैसे इस तरीके से ये एक अमीबा है, तो अमीबा के अंदर जो इस तरीके से ये जो है ना भाग, ये देखो इस तरीके से ये वाले भाग जो है ये क्या कहलाते हैं? इनके कूटपाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कूटपाद बोलते हैं इनको। कूटपाद बोल दो या पदा बोल दो। ये जो एक कपनुमा आकृति बनाते हैं, कपनुमा आकृति होती है, इसलिए इनको फूड कप कहा जाता है। याद रखना है। पाचन जो होता है वो पाचन कहाँ होता है? फूड आशय के अंदर होता है। जैसे ही यहाँ पर कोई भोजन का कण जो है इसके संपर्क में आता है, तो अमीबा के जो कूटपाद है उसके चारों ओर घेरा डाल लेते हैं, और घेरा डालकर अंदर की तरफ वो क्या कर लेते हैं? जो अंतर्ग्रहण है वो अंदर की ओर ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के बाद यहाँ एक फूड आशय होता है, इस फूड आशय की ओर आ जाता है। फिर अवशोषण। अवशोषण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। और स्वांगीकरण भी किसके द्वारा होता है? कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। और जो बहिष्करण होता है वो किसके द्वारा होता है? कोशिका वमन के द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है? कोशिका वमन के द्वारा बहिष्करण होता है, याद रखना है। तो हम सबको एक एक करके इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखो, सबसे पहले फूड कप जो है, यानी जिन्हें कूटपाद भी कह सकते हो या फिर पादाब भी बोल देते हैं इनको, कूटपाद या पादाब, जो अमीबा होता है। जैसे दोबारा देख लें, ये जो अमीबा है देखो इस तरीके से, तो इस अमीबा के ये जो देखो ये पंखुड़ियां सी बनी है ना, इनको बोलते हैं पादाब। ये पादाब है, ठीक है, ये क्या है? पादाब है या फिर कूटपाद है। तो अमीबा भोजन के रूप में शैवाल या जीवाणुओं का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है, क्योंकि इसमें भोजन को पकड़ने के लिए कोई और अंग नहीं होता है। यानी कि जिस सतह की ओर, जिस साइड से भोजन का कण अमीबा के संपर्क में आता है, उस ओर ये जो कूटपाद है उसके चारों ओर क्या कर लेते हैं? घेरा डाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसके चारों ओर घेरा डाल लेते हैं और घेरा डालकर अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। और इसके कोई विशेष अंग जो है इसके अंदर नहीं होता है कि विशेष अंगों के द्वारा ही वो क्या करेगा? भोजन ग्रहण करेगा, ऐसा नहीं है। ओके, मान लो यहाँ कण आया है तो यहाँ इस साइड से ये क्या करेंगे? घेरा डाल लेंगे। मान लो कहीं यहाँ आया है तो ये यहाँ से डाल लेंगे। तीसरी बार मान लो कहीं यहाँ आया है कण, तो ये यहाँ से घेरा डाल लेंगे। जिस साइड से, जिस ओर से यदि सतह के संपर्क में कोई भोजन कण जो है, भोजन कण के रूप में क्या लेंगे? ये शैवाल या फिर जीवाणुओं को लेंगे, शैवाल या जीवाणुओं को लेंगे, या फिर एल्गी, या फिर अपने क्या बोल सकते हैं? बैक्टीरिया बोल सकते हैं इसको। ओके, हाँ जी। फिर रहता है फूड आशय। कौन सा? फूड आशय। ये परिग्रहण आशय भी बोल देते हैं इसको, परिग्रहण आशय। ये भोजन का पाचन परिग्रहण आशय द्वारा किया जाता है, और पचित भोजन का परिग्रहण आशय द्वारा किसके अंदर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, और कोशिका द्रव्य में वितरण कर दिया जाता है। फिर कोशिका द्रव्य क्या करता है? देखो, कोशिका द्रव्य में पचित भोजन का क्या हो जाता है? अवशोषण भी कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषण भी कर लिया जाता है। और स्वांगीकरण की जो क्रिया है, ये दोनों क्रियाएं कहाँ होती है? ये दोनों ही क्रियाएं कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य द्वारा संपन्न होती है, याद रखना है। ओके, क्वेश्चन आ जाए कि अमीबा में अवशोषण और स्वांगीकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? कोशिका द्रव्य द्वारा संपन्न होती है। और जो अपचित भोजन होता है, अपचित भोजन का जो बहिर्गमन है या फिर उत्सर्जन बोल दो, उत्सर्जन जो है, बहिर्गमन बोल दो या उत्सर्जन बोल दो, उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कोशिका वमन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका वमन द्वारा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात देखो, ये कोशिका है, अमीबा है। इस अमीबा के अंदर देखो पाचन जो है वो किस तरीके से होता है, एक डायग्राम के माध्यम से समझे। यहाँ पे भी अंतःकोशिकीय पाचन पढ़ रहे हैं अपनी। कौन सा पढ़ रहे हैं? अंतःकोशिकीय पाचन की बात कर रहे हैं। अंतःकोशिकीय पाचन क्या था? ऐसे पाचन जो कोशिका के अंदर होते हैं अंतःकोशिकीय पाचन कहलाते हैं। और अमीबा में जो विधि होती है वो कौन सी होती है? समभोजी पाचन होता है। कौन सा होता है? समभोजी पाचन होता है। समभोजी पाचन का मतलब है यानी कि समान ओर से ये क्या करता है? भोजन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। यानी कि सतह के जिस साइड से भी कोई भोज्य कण जो है वो संपर्क में आएगा उसको क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसको समभोजी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई भोजन का कण है, ये भोजन का कण है कोई, और भोजन का कण क्या होता है इसमें ध्यान रखना है। अमीबा के लिए या तो एल्गी ले सकते हैं या फिर बैक्टीरिया ले सकते हैं। अपनी क्या ले सकते हैं? एल्गी ले सकते हैं या फिर बैक्टीरिया ले सकते हैं। यानी कि एल्गी, शैवाल या बैक्टीरिया जो जीवाणु हैं उनको अपने यहाँ भोजन के कण के रूप में होते हैं इसके। तो ये कोई भोज्य कण है, जैसे ही ये संपर्क में आया तो ये जो इसके पादाब थे, ये पादाब देखो इसके चारों ओर घेरा डालने के लिए एक कपनुमा आकृति बना ली। देखो यहाँ क्या बना ली? एक कपनुमा आकृति बना ली। देखो ये है कि नहीं है? तो इसी के द्वारा क्या किया जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? फूड कप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फूड कप बोल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कप नुमा एक आकृति बना लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फूड कप कहते हैं। और ये किनके द्वारा बनती है? ये पादाब के द्वारा बनती है, कूटपाद के द्वारा बनती है। इनके द्वारा क्या होता है? इनके द्वारा जो अंतर्ग्रहण का काम है वो होता है। अंतर्ग्रहण का जो काम है वो क्या होता है?
कूटपाद के द्वारा होता है। जैसे ही भोज्य कण इनके द्वारा आएगा, यहां से नीचे की ओर ये जो अपना ये क्या है, फूड आशय, इसको क्या कहा जाता है, फूड आशय कहा जाता है, या फिर परिग्रहण आशय भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिग्रहण आशय भी बोलते हैं। इस परिग्रहण आशय की ओर आ जाता है। देखो जैसे ही ये अंदर आएगा, यहाँ क्या होता है, पहले भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है परिग्रहण आशय द्वारा, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, पाचन होता है। यहाँ पचित भोजन का परिग्रहण आशय द्वारा क्या कर लिया जाता है, कोशिका द्रव्य में भेज दिया जाता है, वितरण कर दिया जाता है। जैसे ही कोशिका द्रव्य में जाएगा, वहां क्या होता है, इसका अवशोषण, क्या होता है, अवशोषण होता है। फिर जो पचित भोजन है, उस पचित भोजन का कोशिका द्रव्य द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। ये क्या है, इसके चारों ओर जो भाग है, ये भाग जो है, ये वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य है। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहां इसका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। फिर आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण भी कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, इस कोशिका द्रव्य में भी होगा, यानी कि इनमें क्या कर दिया जाता है, जो कोशिका द्रव्य होता है ये क्या करता है, जो प्रोटीन है, वसा है, ये और जो लिपिड है, उनका संश्लेषण कर लेते हैं। किनका करते हैं, ये प्रोटीन है, वसा और लिपिड का क्या कर लेते हैं, संश्लेषण कर लेते हैं। और फिर अंत में ये नीचे की ओर ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है, इसका ये कहलाता है कोशिका वमन। क्या कहलाता है, कोशिका वमन। और कोशिका वमन के द्वारा क्या होता है, जो अपचित भोजन बच जाता है, जो अपशिष्ट बच जाता है, उस अपशिष्ट भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, ये त्यागने का काम या उत्सर्जित करने का काम जो है वो किसके द्वारा होता है, कोशिका वमन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोशिका वमन के द्वारा होता है। ओके, तो ये एक अमीबा के अंदर डायग्राम के माध्यम से हमने अब तक पीछे जो भी चर्चा की अंतःकोशिकीय पाचन की, उस अंतःकोशिकीय पाचन में हमने अमीबा को देखा मुख्य रूप से, और अमीबा के अंदर जो पाचन प्रक्रिया है, उस सारी प्रक्रिया को एक डायग्राम के माध्यम से हमने इसको देखा है। देखो, और पीछे हमने इसके अलग अलग पार्ट जो थे उनके ऊपर चर्चा की थी। हाँ जी, अब चलते हैं अपने जो बहुकोशिकीय जीव है उसके ऊपर। इस पर आ जाते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव के अंदर जो पाचन होता है उसके ऊपर बात करते हैं हम। तो जो बहुकोशिकीय में हम मुख्य रूप से किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, टिड्डा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर चर्चा करेंगे, टिड्डा में पाचन जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे। और जो टिड्डा में जो पाचन प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। कौन सा, बाह्य कोशिका पाचन होता है। अमीबा में तो कौन सा था, अंतःकोशिकीय पाचन, और टिड्डा में कौन सा होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। याद रखना है, बाह्य कोशिका क्या होता है कि ऐसे पाचन जो कोशिका के बाहर होते हैं, कोशिका के क्या है, बाहर होते हैं, बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाते हैं। अगर अंदर हो रहे हैं कोशिका के तो कौन सा हो जाएगा, अंतःकोशिकीय पाचन हो जाएगा। बाह्य कोशिकीय जो बहुकोशिकीय जीवों में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है, याद रखना है। कौन सा पाचन होता है, बाह्य कोशिका पाचन ही होता है बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनके अंदर। और टिड्डा एक क्या है, शाकाहारी जीव है। कौन सा जीव है, शाकाहारी जीव है, याद रखना है। टिड्डा एक क्या है, शाकाहारी जीव है। और ये पौधे की जो पत्तियां होती है उन्हीं को ही खाता है। सिर्फ किसको खाता है, जो पौधे की पत्तियां होती है उन्हीं को ही खाता है, इसलिए ये क्या है, एक शाकाहारी जीव है। क्या है, शाकाहारी है, याद रखना है। नेक्स्ट है, इस टिड्डा में प्रमुख जो पद है वो कौन कौन से अपने, वही बात जैसे हमने अमीबा के अंदर देखा, सेम वैसे की वैसा इसमें देखते हैं। तो इसके अंदर एक तो अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या आ जाता है, मुंह है। अंतर्ग्रहण में कौन आ गया, मुंह है। और पाचन, पाचन क्या आता है, हेपेटिका सिका होती है, एक हेपेटिका सिका होती है, यानी कि इसमें 6 जोड़ी जो कोशिकाएं होती है वो होती है। ठीक है। अवशोषण, अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। और स्वांगीकरण, स्वांगीकरण की प्रक्रिया जो है उसमें विभिन्न कोशिकीय जीव जो है, जीव द्रव्य होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, लिपिड का, इन सब का क्या होता है, संश्लेषण होता है। और बहिष्करण जो होता है वो बड़ी आंत यानी कि मलाशय द्वारा होता है। ओके, हाँ जी। तो देखो, अब इनके बारे में हम इनको जो इसके पद पढ़े, ये जो भाग देखे हमने, इसके भाग जो अंग है, इन अंगों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लिए, 3 भागों में। अगर भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। कौन सा, पश्च भाग। कौन सा है, पश्च
भाग। जो अगर भाग है उसमें मुंह, लार ग्रंथियां, ग्रशनी, ग्रासनली और क्रोप, गिजर्ड, ये सारे किस में आ जाते हैं, अगर भाग के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो मध्य भाग होता है ये कौन सा होता है, हेपेटिका सिका जो होती है वो मध्य भाग होता है। और जो पश्च भाग है उसमें छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय आते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय आते हैं, याद रखना है। अब अपने इनके बारे में, सब के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मुंह के विशेष अंग भोजन को कुतरने और निगलने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो मुंह होता है, जो मुंह के जो अंग होते हैं, इसके जो दांत वगैरह है वो इसको भोजन को क्या करेंगे, निगलने का काम और कुतरने का जो काम है वो करेंगे। और उसके बाद लार ग्रंथियां जो होती है, लार ग्रंथियां कहाँ होती है, लार ग्रंथियां याद रखना है, ये ग्रसनी के दोनों ओर एक जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, याद रखना है। टिड्डा में, टिड्डा की जो ग्रसनी होती है उस ग्रसनी के दोनों ओर, जैसे मान लो ये ग्रसनी है, ये ग्रसनी है कोई, तो इसके दोनों ओर एक जोड़ी इस तरीके से क्या पाई जाती है, एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां क्या करती है कि जो हम टिड्डा जो पत्तियां वगैरह खाता है उनके अंदर क्या करता है, वो लार ग्रंथियों से निकलने वाली जो लार होती है, लार ग्रंथियों से निकलने वाली जो लार होती है वो मिला दी जाती है। और इन्हें मिलाने के लिए क्या, मिलाने के बाद कैसा हो जाता है, वो चिकना और नम हो जाती है। क्या हो जाती है, उसमें चिकनाहट और नम बनाने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं, टिड्डा जो है वो इसमें लार जो है वो मिला देते हैं। और इसके अंदर कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, याद रखना है। जो लार है वो तो है ही है, इसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। और जो मंड का पाचन करते हैं, जो मंड होता है उसका पाचन कौन करता है, एंजाइम करता है, याद रखना है। जो टिड्डा के अंदर मंड का पाचन किसके द्वारा होता है, तो मंड का पाचन किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं क्रोप। क्या, क्रोप, क्रोप जो होता है ये ग्रास नली से, ग्रास नली से जो भोजन आएगा उस भोजन को एक जगह इकट्ठा करेगा। ये जैसे मान लो ये ग्रास नली है, ऊपर से आ रही है, ये ग्रास नली जो आ रही है यहाँ इस तरीके से इकट्ठा कर लेगी। ये जो भाग है ये क्रोप हो गया, ये क्या आ गया, क्रोप आ गया। इस क्रोप के अंदर क्या करेगा, जो भोज्य कण आ रहे हैं उन भोज्य कणों को यहाँ स्टोर कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ओके, हाँ जी। गिजर्ड, गिजर्ड की दीवारें मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है, मोटी होती है। जो भोजन को पीसने का काम जो है वो किसके द्वारा होता है, गिजर्ड के द्वारा होता है। भोजन को पीसने का जो काम है वो किसके द्वारा होता है, वो गिजर्ड के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ इस तरीके से गिजर्ड लगा होता है और इस गिजर्ड के अंदर जो चक्की है एक, ये है ना, इसमें भोजन कणों को क्या कर दिया जाता है, पीसा जाता है। और इसकी दीवारें जो होती है वो मोटी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से भोज्य कण जो है, जैसे क्रोप से भोज्य कण है वो आएंगे और इसमें पीसने का काम, जैसे ही पीसेगी तो दाब लगेगा दीवारों की तरफ। अगर मान लो वो मोटी नहीं होगी, पतली होगी, तो वो फट जाएगी, इसलिए ये मोटी होती है। ठीक है। फिर आ जाता है हेपेटिका सिका, जो मध्य भाग है अपना, हेपेटिका सिका, जो ये गिजर्ड के अगले भाग में 6 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 6 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, जो अमाशय में खुलती है जाकर। कहां खुलती है, अमाशय में जाकर ये खुलती है, अमाशय में जाकर खुलती है, जिन्हें हेपेटिका सिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेपेटिका सिका कहा जाता है। और ये पाचक है, हेपेटिका जो सिका है ये क्या करते हैं, पाचक रस का स्त्रावण करते हैं, स्त्रावित करते हैं, छोड़ते हैं। और जिसे भोजन का जो पाचन होता है, जो पाचन के अंदर जो सुगमता लाते हैं, वो सुगमता किसके द्वारा आती है, इस पाचक रस के द्वारा होती है। पाचक रस के द्वारा क्या होता है, भोजन का जो पाचन है वो आसानी से हो जाता है। फिर छोटी आंत की बात करें, जो पचित भोजन होता है, जो भोजन पच जाता है, उस भोजन का अवशोषण का काम जो है वो किस में होता है, वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, याद रखना है। बड़ी आंत, बड़ी आंत में आपको बताया था कि अपचित जो भोजन होता है, जो अपशिष्ट भाग है भोजन का, जो भोजन था, भोजन को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उसका पाचन प्रक्रिया हुई, पाचन प्रक्रिया से जो उपयोगी भाग था उस भोजन का, उसको तो ग्रहण कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और जो बाकी भाग बच जाता है उसका अपचित, जिनका पाचन नहीं हुआ,
अपचित का मतलब जिनका पाचन नहीं हुआ, उस भाग को क्या कर दिया जाता है, आगे की ओर भेज दिया जाता है और बड़ी आंत में इसको क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। बड़ी आंत में इसका क्या होता है, इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। और फिर गुद्दा द्वार जो है, जिन्हें मलाशय कहते हैं, इनके अंदर अपचित भोजन का बहिर्गमन जो है, यानी कि बहिर्गमन जो है उत्सर्जन, बहिर्गमन का मतलब उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब त्यागना, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, त्यागना होता है। ये त्यागना का काम जो है वो किसके द्वारा होता है, गुद्दा द्वार द्वारा होता है। ओके, हाँ जी। फिर है मालपीजियन नलिकाएं, याद रखें मालपीजियन नलिकाएं ये एक उत्सर्जक अंग है। ये क्या है, उत्सर्जक के अंग होते हैं, उत्सर्जक के अंग होते हैं, जिन्हें मध्य एवं पश्च भाग में असंख्य धागे नुमा नलिकाएं पाई जाती है। क्या है, मध्य और पश्च भाग में, पश्च भाग में, मध्य और पश्च भाग में असंख्य धागे नुमा नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें मालपीजियन नलिकाएं कहते हैं। और ये मालपीजियन नलिकाएं जो होती है ये टिड्डा की क्या होती है, उत्सर्जक अंग होती है। याद रखना है मालपीजियन क्या है, मालपीजियन कौन सा अंग है, ये पूछा जा सकता है। तो मालपीजियन नलिकाएं क्या है, उत्सर्जक अंग होते हैं टिड्डा के अंदर। टिड्डा के क्या है, उत्सर्जक के अंग है, याद रखना है। ओके, हाँ जी। तो ये थे अपने इसके एक एक भाग जिनके ऊपर चर्चा की हमने। अब बात करते हैं अपने डायग्राम के माध्यम से। देखो ये एक टिड्डा के अंदर है जो पाचन प्रक्रिया है उसको एक डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन की बात कर रहे हैं। और बाह्य कोशिकीय पाचन जो होता है वो किन में होता है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है। किन में होता है, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर होता है। और बहुकोशिकीय जीव में हमने किसको लिया है, टिड्डा को लिया है। किसको लिया है, टिड्डा को लिया है। तो बहुकोशिकीय पाचन जो थे, बाह्य कोशिकीय पाचन जो है वो क्या है, ऐसे पाचन जो कोशिका के बाहर होता है, कोशिका के बाहर होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है। और टिड्डा के अंदर जो पाचन होता है वो कौन सा होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। टिड्डा एक प्रकार का क्या है, शाकाहारी जीव है और ये क्या खाता है, पत्तियां खाता है। जैसे मान लो ये पत्तियां है, यहाँ पत्तियां आई, देखो इसके द्वारा ये क्या है अपने पास, यहाँ एक जोड़ी क्या है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, देखो एक जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। इनके अंदर क्या करती है, ये यहाँ भोजन का अंतर ग्रहण होते हैं, यानी पत्ते को इस अंदर की ओर ग्रहण कर लेते हैं, यानी मुंह के द्वारा जो पत्तियां हैं उनको खा लेते हैं। और इसमें इन जो लार ग्रंथियां हैं इनसे क्या निकलती है, लार निकलती है। और लार जो है वो इनको इसके अंदर मिला दी जाती है। क्या कर दी जाती है, जो पत्ता है इस पत्ते को जैसे ही मुंह के द्वारा खाएंगे तो मुंह से वो क्या करेंगे, उसको जो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करके उसके अंदर क्या मिला देंगे, लार मिला दी जाती है। और लार से वो क्या हो जाता है, चिकना और नम हो जाता है। लार से क्या हो जाता है, चिकना और नम हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसमें मंड का पाचन जो होता है वो एंजाइम के द्वारा होता है। ये जो भाग है इसका पाचन करने का, तो ऊपर का जो भाग है एक जोड़ी जो ये ग्रंथियां हैं, इसके जस्ट बाद वाला भाग जो है वो कहलाता है ग्रसनी। और ग्रसनी से होता हुआ ग्रासनली, फिर ये आगे वाला भाग क्या आता है, ग्रासनली। ग्रासनली से होता हुआ यहां पहुंच जाता है। देखो आपको बताया था इस तरीके से यहाँ ये इकट्ठा हो जाता है, इसको कहा जाता है क्रोप। क्या कहा जाता है, क्रोप। और क्रोप के जस्ट नीचे इस तरीके से एक ये भाग है, देखो इस भाग को कहते हैं गिजर्ड, जिसके अंदर भोजन का पीसने का काम जो है वो यहाँ होता है। देखो इस गिजर्ड के अंदर जो भोजन को है पीसा जाता है। इनकी जो दीवारें होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, और भोजन को पीसने का काम जो होता है यही होता है। और इसके जस्ट बाद ये देखो तीन यहाँ इधर पंखुड़ियां सी दिख रही है आपको, और तीन ही इधर दिख रही है। इसे कहा जाता है हेपेटिका सिका। क्या कहा जाता है, हेपेटिका सिका कहा जाता है। इसमें 6 जोड़ी ग्रंथियां हैं। कितनी है, 6 जोड़ी ग्रंथियां होती है। यहाँ क्या होता है, पाचन है। पाचन जो होता है वो किसके द्वारा, पाचन जो है वो पाचक रस का स्त्रावण करते हैं। क्या करते हैं, पाचक रस का स्त्रावण करता है कौन, छोटी आंत। ये आगे देखो ये वाला भाग जो है ये छोटी आंत का आ गया। और फिर आ जाता है यहाँ अवशोषण। क्या होता है यहाँ पर, अवशोषण। फिर आ जाता है जो ये धागे नुमा, आपको देखो इस तरीके से दिख रही है ये वाली भाग,
ये देखो धागे नुमा, है ना, ये धागे नुमा असंख्य नलिकाएं होती है, इन्हें ही क्या क्या कहा जाता है, मालपीजियन नलिकाएं। क्या? मालपीजियन नलिकाएं कहा जाता है। ये क्या है कि उत्सर्जक अंग है। ये क्या होते हैं? उत्सर्जक के अंग होते हैं। और जो स्वांगीकरण का काम है इस कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य द्वारा जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य के प्रोटीन, वसा और लिपिड का जो संश्लेषण है वो होता है। और फिर ये आगे आ जाता है बड़ी आंत। देखो ये भाग कौन सा है? बड़ी आंत है। और बड़ी आंत से ये यहाँ देखो मलाशय है। ये क्या बन गया? यहाँ ये मलाशय, देखो इस तरीके से ये क्या है? मलाशय है। इस मलाशय में क्या होता है? जो अपचित भोजन होता है वो इकट्ठा होता रहता है, स्टोर होता रहता है यहाँ पर। और इकट्ठा होने के बाद वो यहाँ ये भाग जो है ये मल द्वार है। देखो ये क्या है? मल द्वार है। इस मल द्वार द्वारा अपचित भोजन का जो उत्सर्जन है वो कर दिया जाता है। तो ये था अपना बाह्य कोशिकीय पाचन जो टिड्डा के अंदर देखा हमने। तो आज का हमने बात की है कि एक कोशिकीय जीव और जो बहुकोशिकीय जीव है इनके अंदर पाचन, और एक कोशिकीय जीव में जो पाचन था वो कौन सा पाचन पढ़े हमने? अंतः कोशिकीय पाचन। कौन सा पढ़े? अंतः कोशिकीय पाचन पढ़े हमने। कौन सा पाचन पढ़ा है? अंतः कोशिकीय पाचन पढ़ा है। और अंतः कोशिकीय पाचन जो है वो हमने मुख्य रूप से अमीबा में पढ़ा है। और फिर हमने जो बहुकोशिकीय जीव के अंदर जो पाचन पढ़ा वो कौन सा पाचन पढ़ा है? हमने बाह्य कोशिकीय पाचन पढ़ा है हमने। कौन सा? बाह्य कोशिकीय पाचन जो है वो पढ़ा है हमने। तो बाह्य कोशिकीय और अंतः कोशिकीय पाचन से प्रश्न मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये अच्छे टॉपिक हैं आज की क्लास के। तो इनको आपने अच्छे से नोट्स तैयार करते हुए नोट कर लोगे, और नोट डाउन करने के बाद आपने इनको बार बार, जैसे मान लो कल की क्लास के नोट्स आपने तैयार कर लिए, आप उसको एक बार थोड़ा देख लो, फिर आज की क्लास के नोट्स जो है वो तैयार कर लो, और इनको थोड़ा जैसे अगली क्लास की होगी अपनी उस क्लास के नोट्स तैयार किए, उसको एक बार थोड़ा मोटे तौर पर रीडिंग लगा ली। इस तरीके से अगर अपने लगातार उनको रीडिंग लगाते रहेंगे तो अपने एक एक चीज जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी, और अपना क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सारा का सारा जो पेपर आने वाला है वो आपको यही मिलने वाला है। पूरा का पूरा जो पेपर है मैथ और साइंस का वो यही मिलने वाला है। तो आपका जो 30% साइंस के आने वाले हैं रीड के अंदर वो आपको सारे के सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। तो अच्छे से आपने इनको नोट्स बनाते हुए तैयार करना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। एक भी क्वेश्चन है वो क्या है? गलत ना हो। तो ये था आज की क्लास अपनी, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास से जोड़ें, ताकि उन तक ये अच्छा जो कंटेंट है ये मिल सके। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर आप इससे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ से आप मैसेज डालें तो ये बात जरूर लिखें आप कहाँ से हैं, नाम क्या है और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, ये जरूर लिख के भेजें, ताकि हम उसी तरीके से उसी प्रकार के ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर सकें। जैसे मान लो कोई तैयारी कर रहा है रीट की और हमने उसने मैसेज डाल दिया और उसको जोड़ दिया गया मान लो रेलवे वाले ग्रुप में, तो वो कहेगा मैंने तैयारी तो करनी थी रीट में, ये नोट्स जो है ये रेलवे वाले आए जा रहे हैं, तो वो सोचेगा ये तो गलत हो गया है ना। तो इसलिए वो तैयारी किस चीज की कर रहा है ये जरूर डालें, ताकि उसको उसी तरीके के ग्रुप के अंदर ऐड करें हम। तो हमने अलग अलग ग्रुप जो है इसके बना रखे हैं, भी रीट का अलग है, रेलवे की तैयारी वाला अलग है ना, तो ये अलग अलग है, तो इसके अंदर अलग अलग है आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो आप अगर नोट्स चाहते हैं इस क्लास के तो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलते हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कल हम देखने वाले हैं आगे का टॉपिक जो मनुष्य के अंदर पाचन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मनुष्य में पाचन देखेंगे और मनुष्य में पाचन का जो महन जो भाग है वो कौन है, आहार नाल है। इस आहार नाल के ऊपर भी विस्तार से अपने चर्चा करेंगे। ऐसे ही जैसे आज की क्लास में हमने डायग्राम के माध्यम से देखा, इस तरीके से हम पहले उनके एक एक पार्ट की
बात करेंगे, उसके बाद हम उसको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।